अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एसी सर्किट्स को स्टडी कर रहे थे। लास्ट लेक्चर्स में हमने एसी थ्रू रेजिस्टर स्टडी किया, जिसमें रिजल्ट आया हमारे पास कि नो फेज होगा, फेज डिफरेंस उसमें 0 होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक में हमने एसी थ्रू कैपेसिटर्स को स्टडी किया। कैपेसिटर के लिए हमारे पास रिजल्ट आया कि करंट लीड करेगी वोल्टेज को बाय फेज 90 डिग्री या पाई बाय 2 रेडियन से। आज का हमारा टॉपिक है एसी थ्रू एन इंडक्टर। जब किसी इंडक्टर से एसी अल्टरनेटिंग करंट पास होगी तो इस सूरत में रिजल्ट क्या आएगा। सबसे पहले देख लेते हैं कि इंडक्टर क्या होता है। ए कॉइल और सोलेनॉइड wound form a thick wire having large value of self inductance and a negligible resistance is called an inductor. इंडक्टर हकीकत में हमारे पास सोलेनॉइड है, ऐसा सोलेनॉइड जो एक मोटी तार से बना हुआ हो, जिस तार की रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल। आपने पढ़ा हुआ है कि एरिया अगर वायर का इंक्रीज करें तो रेजिस्टेंस डिक्रीज होती है। इसी हम रिलेशन को ही फॉलो करते हुए इंडक्टर को देखें तो इंडक्टर एक ऐसी कॉइल है या एक ऐसा सोलेनॉइड है जो एक मोटी तार के से बना हुआ है। ये तार वुंडेड है, लपेटी गई है और लपेटने के बाद इसकी शक्ल एक सोलेनॉइड हो गई। यह सोलेनॉइड अब क्या कहलाएगा? इंडक्टर कहलाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने इंडक्टर को स्टडी कर लिया कि इंडक्टर होता क्या है। अब हम क्या करते हैं, एक्सप्लेन करते हैं कि जब एसी पास होगी किसी इंडक्टर से तब क्या होगा। तो इसको पास करने के लिए हमने एक सर्किट लिया है। ये सर्किट आपके पास एसी सोर्स है और एसी सोर्स के साथ इंडक्टर इसके टर्मिनल्स के साथ अटैच है। हम इसको एसी सोर्स से कनेक्ट करने के बाद स्विच ऑन करते हैं। When we applied an alternating voltage V across the inductor opposes the continuous change of an AC. So the back EMF in the coil is given as। हमें अच्छी तरह मालूम है कि इंडक्टर या सोलेनॉइड जस्ट लाइक हमारे पास सेल्फ इंडक्शन का ही फिनोमेना है। जब इसको हम पोटेंशियल V देंगे तो इसके अंदर सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ असल में पैदा होगा। यही सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ जब इसके अंदर प्रोड्यूस होगा तो यही इंडक्टर अपने ही अंदर बैक ईएमएफ पैदा करेगा, जो करंट को में चेंज को क्या करेगा? अपोज करेगा। जरा इस बात को हम वाज़े करते हैं कुछ इस तरह से कि जब इसके अंदर सेल्फ इंडक्शन हो रही थी तो इस सूरत में अगर एसी मैंने इसको दे दी अल्टरनेटिंग करंट, तो अल्टरनेटिंग करंट का हर हाफ साइकिल, ग्रीन कलर को देखें, हाफ साइकिल जे, हाफ साइकिल जे, इसका ये मतलब कि ये 1 सेकंड में आपके पास 50 दफा पॉजिटिव पीक में होगी और 50 दफा नेगेटिव पीक में। मतलब ये कि इसकी डायरेक्शन 1 सेकंड में फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होने के तहत 100 टाइम्स ये तब्दील होगी डायरेक्शन। तो आपको इस बात की से हमें ये बात पता चलती है कि इंडक्टर जो है उसमें ने करंट चेंज को कंटिन्यूअसली ये अपोज कर रहा है। तो इस सूरत में हमारे पास इसके अंदर बैक ईएमएफ पैदा होगा। ये बैक ईएमएफ उतना ही होगा जितना
इसको हमने अप्लाइड पोटेंशियल दिया हुआ। बैक ईएमएफ हकीकत में किसके बराबर है? सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ माइनस वैल्यू के साथ है ड्यू टू बैक। तो माइनस माइनस प्लस सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। अब देखते हैं कि इस इंस्टेंट पे करंट हमारे पास कितना होगा। तो करंट की वैल्यू I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी आ जाएगी। लेकिन हमारे पास क्योंकि इंडक्टर ये चाहता है कि मेरे पास जो करंट है उसको मैं मेंटेन भी रखूं। क्यों मेंटेन रखूं? क्योंकि इफेक्टिव वैल्यू आरएमएस वैल्यू के लिए। तो इस सूरत में अप्लाइड वोल्टेज जो मैंने पोटेंशियल बैटरी से दी है, लेकिन यहां पे बैटरी नहीं है, यहां मेरे पास एसी सोर्स है। बैटरी तो अब नहीं लगानी क्योंकि हम एसी दे रहे हैं। तो यहां पे मेरे पास जो एसी है उसके अप्लाइड पोटेंशियल को मीन के वोल्टेज को इसने क्या करना है? बैक ईएमएफ के बराबर लेना है। बैक ईएमएफ कितना होगा? V इज इक्वल टू ई एल। पुट करते हैं V इज इक्वल टू एल डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इसमें L क्या है? L कैपिटल L हमारे पास कांस्टेंट है और J किसकी वैल्यू होगी? सेल्फ इंडक्टेंस है आपके पास, किसकी? इंडक्टर की। और V प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। इस बात का यह मतलब हुआ कि V जितना V अगर डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी ज्यादा चेंज हो रहा है तो V भी अपना ज्यादा होगा। जब मैं ये कहूं कि V अगर वोल्टेज में ज्यादा दे रहा हूं तो इस इंडक्टर के अंदर करंट का रेट ऑफ चेंज भी ज्यादा होगा। जब वो बहुत ज्यादा होगा तो बैक ईएमएफ भी इसके अंदर ज्यादा पैदा होगा। इस बात से हमें ये बात समझ आती है। अब हम देखते हैं कि वोल्टेज फिर क्या होगी। तो फ्रॉम इक्वेशन टू से हम वोल्टेज को कैलकुलेट करते हैं। तो वोल्टेज V किसके बराबर है? L डेल्टा आई ओवर डेल्टा टी। आई की वैल्यू को हम यहां पे पुट कर देते हैं। आई किसके बराबर है? आई नॉट साइन ओमेगा टी। इक्वेशन क्या बनेगी? V इज इक्वल टू L डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू आई नॉट साइन ओमेगा टी। नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। आई नॉट कांस्टेंट है, डेल्टा ओवर डेल्टा टी इंटू साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ गया विद रिस्पेक्ट टू टी। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव आ जाएगा cos ओमेगा टी इंटू डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा टी विद रिस्पेक्ट टू टी। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव तो आ गया cos ओमेगा टी। ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा? ओमेगा। तो ये आपके पास ओमेगा आ गया। आई नॉट एल पहले से मौजूद थे। साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव ओमेगा टी था। तो cos ओमेगा टी आपके पास टोटल वैल्यू क्या आ गई? आई नॉट ओमेगा एल इंटू cos ओमेगा टी। आई नॉट ओमेगा एल आपके पास पीक वोल्टेज है, मैक्सिमम वोल्टेज है, V नॉट इंटू आई नॉट ओमेगा एल। और cos ओमेगा टी बराबर है साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। ये रिलेशन आप लोग स्टडी कर चुके हैं कैपेसिटर में, वहां पे भी सेम सिचुएशन थी। असल में ये आंसर कैसे आया है, मीन के ये रिलेशन किस तरह? तो साइन अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है साइन अल्फा इंटू कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा इंटू साइन बीटा। ये आपके पास जो पाई बाय 2 है ये आपके पास अल्फा की वैल्यू है और ओमेगा टी आपके पास बीटा की वैल्यू है। जब आप इसको पुट करते हो इस फार्मूले में तो आंसर आपके पास cos ओमेगा टी आ जाता है। अब आपने आई नॉट ओमेगा एल को रिप्लेस करना है वी नॉट से, cos ओमेगा टी को रिप्लेस करना है साइन इंटू पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी। तो इक्वेशन आपके पास ये आ जाएगी। अब हमने I और V के दरमियान फेजर डायग्राम बनानी है कि हमें पता तो चले कि I नॉट लीड कर रहा है, I करंट लीड कर रही है या वोल्टेज।
वैसे तो हमें बड़ी ही आसानी से समझ आ सकती है कि लास्ट लेक्चर में कैपेसिटर की सूरत में I इज इक्वल टू आई नॉट साइन पाई बाय 2 प्लस ओमेगा टी था। तो उसमें करंट ने लीड किया था और लैग किया था वोल्टेज ने। अब वोल्टेज के साथ वही रिलेशन आ गया, इसका ये मतलब कि वोल्टेज ने लीड ही करना है। ये तो हमें ऐसे समझ आ गई, लेकिन क्या हमारे पास कोई दलील भी है? तो इसके लिए हम एक टेबल ड्रॉ करते हैं। टेबल में हमेशा हम स्टार्ट कहां से करेंगे? क्योंकि हमने फेज को स्टडी करना है, तो फेज के लिए फेज एंगल का पता होना जरूरी है। मैं मुख्तलिफ फेज एंगल्स लेता हूं और वो स्पेसिफिक वैल्यूज हैं 0 रेडियन, पाई बाय 2, पाई, 3 पाई बाय 2 और 2 पाई। इन तमाम वैल्यूज को मैं किसके में पुट करता हूं? पहले करंट के लिए, फिर वोल्टेज के लिए। दोनों रिलेशंस वैल्यूज मौजूद हैं। करंट के लिए जब करता हूं 0 रेडियन को, तो करंट 0 आती है और वोल्टेज मैक्सिमम आती है। उलट हिसाब हो गया इसका स्टूडेंट्स। वहां पे पहले करंट आई नॉट थी और वोल्टेज 0 थी, यहां पे करंट 0 है और वोल्टेज वी नॉट है। उलट हिसाब है। हमें समझ यहीं से आना शुरू होगी, हो गई भी है, कि वोल्टेज लीड करेगी। पाई बाय 2 पे करंट मैक्सिमम, वोल्टेज फिर 0। पाई पे करंट 0, वोल्टेज माइनस पीक के साथ आ गई है। 3 पाई बाय 2 पे करंट माइनस आई नॉट और वोल्टेज फिर 0। 2 पाई पे करंट 0, वोल्टेज वी नॉट फिर मैक्सिमम हो गई। इसका ये मतलब कि एक चीज बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है। फर्स्ट पॉइंट पे देखते हैं कि इसकी हमारे पास वेक्टर डायग्राम क्या बनेगी। तो जरा वेक्टर डायग्राम को भी देख लेते हैं। तो वेक्टर डायग्राम में पॉइंट नंबर 1 को हम ले लेते हैं। इसको हमने अभी इसको थ्योरेटिकल पोर्शन की तरफ जाते हैं और इसको वहां पे एक्सप्लेन भी करेंगे थ्योरेटिकली कि कैसे, लेकिन पहले टेबल को से ही हम एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन डायग्राम को मैं आपको फेजर डायग्राम को थोड़ा सा समझा देता हूं। 0 है करंट, करंट 0 प्लॉट कैसे कर दिया है? वी नॉट 0 पे ये वी नॉट ले लिया, करंट इधर ले ली। फिर उसके बाद जहां पे आपने क्या लेने हैं? वोल्टेज, और करंट क्या है? मैक्सिमम। करंट के लिए इधर डॉट। इसी तरह ये वैल्यूज को आप लोग जहां पे प्लॉट कर दें तो आपके पास इस किस्म की डायग्राम बन जाएगी। ये फेजर डायग्राम इंडक्टर की है। यहां से हमें पता क्या चलता है कि हर पॉइंट पे वोल्टेज लीड कर रही है करंट को। कितने फेज एंगल से? पाई बाय 2 से। तो आपके पास जो इसकी वेक्टर डायग्राम बनेगी, ये वोल्टेज है और ये करंट है। तो यहां पे वोल्टेज लीड कर रही है किससे? 90 डिग्री से या पाई बाय 2 रेडियन से। ये आपके पास इसकी वेक्टर डायग्राम है। अभी इसको एक्सप्लेन करते हैं, वैल्यूज देख लेते हैं कि डेल्टा आई और डेल्टा टी की कर्व के मुताबिक सामने कर्व में अब वैल्यूज कैसे हम प्लॉट करेंगे किसकी? वी और आई की। अभी पहले मैंने टेबल बनाया, टेबल से आपको समझा दिया था। एट ओ द स्लोप इज मैक्सिमम। आपके पास टोटली स्लोप मैक्सिमम है। इसका ये मतलब कि ये किस पे है? 0 पे है अलोंग एक्स एक्सिस। स्लोप आपके पास ओ पे मैक्सिमम है, तो वोल्टेज क्या आएगी? मैक्सिमम आएगी, क्योंकि लीडिंग का किरदार है वो हमें वहां टेबल से पता चल गया। आपने वहां पे फेज से प्लॉट किया। और करंट आपके पास कितनी आएगी? इसके ऊपर मिनिमम आएगी। ए पे चलते हैं तो स्लोप आपके पास क्या हो जाता है? मिनिमम हो जाता है। और इस पे वोल्टेज आपके पास क्या हो जाती है? वो भी मिनिमम हो जाती है। और करंट क्या हो जाती है? मैक्सिमम हो जाती है। इसी तरह ए से बी पे जाते हैं तो स्लोप इज नेगेटिव। अब ए से बी पे हम जाते हैं तो स्लोप आपके पास क्या हो रहा है? नेगेटिव करंट का, नीचे की तरफ स्लोप टोटली ए से बी तक। यानी कि ए से बी पे स्लोप नेगेटिव तो वोल्टेज भी नेगेटिव, लेकिन जो करंट है वो कितनी हो जाती है? 0। ए से बी को कंपेयर करें और क्यू से आर, क्यू और आर स्लोप असल में देखना है, ये नेगेटिव है।
बिलो दी, असल में ए बी वाली बात तो है, लेकिन वोल्टेज का स्लोप तो ये क्यू आर वाला है, तो ये किस में आ गया, नेगेटिव में आ गया। तो ये वैल्यू आपके पास माइनस वी नॉट होगी। करंट कितनी हो जाती है, 0। अगर आप दोनों कर्व्स को देखें, ग्रीन और ब्लू को, तो दोनों कर्व्स में हमें ये बात समझ आती है कि जो कर्व पी क्यू आर एस टी है, कौन सा कर्व, ये वाला पी क्यू आर एस टी, ये कर्व शो करता है वोल्टेज की वैल्यूज को, और ओ ए बी सी डी, ओ ए बी सी डी, ये कर्व आपको शो करता है ग्रीन लाइन वाली किस चीज को, करंट को। अब हम इसका फेज देखते हैं कि फेज इसका क्या होगा। कंपेयर करते हैं दोनों वेव फॉर्म्स को हर पॉइंट पे। पहला पॉइंट पे आपके पास कंपैरिजन आता है, ओपी है पहला पॉइंट, ओपी पे ए क्यू दूसरा पॉइंट, पेयर बनता है, तीसरा पेयर आपके पास। अच्छा, ये पेयर्स कैसे बनाने हैं जरा देखें। पेयर आप इस तरह से बना सकते हैं, ये आपके पास, ये इस तरह से, ये अब पेयर्स बन गए। इन पेयर्स पे इस तरह से ये पेयर्स बन गए। अब ये पेयर्स आपको सही समझ आ रहे हैं। पहला है ओपी पेयर, ओपी पड़ा हुआ है, फिर ए क्यू पेयर पड़ा हुआ है, फिर बी आर पड़ा हुआ है, फिर आपके पास सी सी एस पड़ा हुआ है, और एंड पे डी टी या टी डी, जो भी पेयर आप जिस। इस सूरत में आपने कंक्लूड क्या किया, उस टेबल से भी यही कंक्लूजन था कि आपके पास वोल्टेज लीड कर रही थी, और जहां पे भी वही आएगा कि इसका लीड कितना है, π/2 रेडियन है या 90 डिग्री। इसका ये मतलब कि वोल्टेज आपके पास लीडिंग किरदार है और करंट जो है वो क्या है, लैगिंग है। अब इस सूरत में इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगी, वो अपोजिशन जो इंडक्टिव कॉइल एसी पे रखेगा, कि जितनी एसी को इंडक्टिव कॉइल अपोज करेगा, क्योंकि इसकी कंटिन्यूअसली क्या है, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इंडक्टर बैक इंड्यूस्ड ईएमएफ पैदा करता जा रहा है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि ये करंट जो है ये तब्दील हो, मतलब ये कि इसकी डायरेक्शन, इसका ये मतलब कि वो बार बार अपोज कर रहा है, उसकी जो अपोजिशन है वो इंडक्टिव रिएक्टेंस है। और इसकी डेफिनेशन कैसे बनेगी, द अपोजिशन ऑफर्ड बाय द इंडक्टिव कॉइल टू द फ्लो ऑफ एन एसी इज कॉल्ड इंडक्टिव रिएक्टेंस। ये क्या कहलाती है, इंडक्टिव रिएक्टेंस कहलाती है। इसको एक्सप्रेस किस तरह किया जाता है, वैसे ही अपोजिशन है तो R को XL से रिप्लेस किया, V डिवाइडेड बाय I RMS वैल्यू से। RMS वैल्यू आपने लास्ट लेक्चर्स में भी देखा था कि V नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, I नॉट डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 2 से कैंसिल, V नॉट ओवर I। V नॉट की वैल्यू अभी आपने प्रीवियस बोर्ड में देखी थी कि V नॉट बराबर था ओमेगा L इंटू I नॉट, और I नॉट वैसे की वैसे, I नॉट से कैंसिल, तो ओमेगा L, ओमेगा बराबर है 2 पाई f L से। अगर हम इन दोनों रिजल्ट्स को देखें तो इसका आया है 2 पाई एफ एल, और उसका रिजल्ट था 1 ओवर 2 पाई एफ एल सी। दोनों जो है वो आपके पास क्या है, अपोजिट है। और कैसे अपोजिट है, उसमें करंट लीड है, इसमें वोल्टेज लीड है, उसमें वोल्टेज लैग है, इसमें करंट लैग है, दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो। अगर मैं आपके पास फ्रीक्वेंसी को लो कर देता हूं, फ्रीक्वेंसी बहुत कम है, तो XLB आपके पास कम हो जाएगी, लेकिन XC आपके पास क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी को हाई कर देता हूं तो XLB ज्यादा हो जाएगी, लेकिन XC क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका ये मतलब कि फ्रीक्वेंसी तो AC की होती है, AC की फ्रीक्वेंसी, और DC में तो ना होने के बराबर फ्रीक्वेंसी है। इसका ये मतलब कि उसमें XL बहुत ही कम होगा DC का, इसलिए वो अलाउ करता है इंडक्टर। कैपेसिटर अल्टरनेटिंग को अलाउ करता है, इंडक्टर DC को अलाउ करता है। जबकि
इसका कंक्लूजन में क्या आया कि इंडक्टर अपोजेस दी एसी व्हाइल कैपेसिटर अपोजेस दी डीसी, डीसी को ज्यादा अपोज करता है। अब हम देखते हैं कि इस में हमारे पास पावर डेसिपेशन क्या होगी। तो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं पावर के लिए। तो जरा पावर के लिए देखते हैं पावर डेसिपेशन। इसमें पावर डेसिपेशन क्या होगी, तो वही वाला काम दोबारा करना है, पेयर्स बनाने हैं। V पॉजिटिव, इसमें V पहले पेयर में इधर से इधर तक, V भी पॉजिटिव I भी पॉजिटिव, तो पहले में आपके पास V पॉजिटिव और I पॉजिटिव। तो पहली वैल्यू अगर आप इसको देखें कि किस तरह से, अब अगर ये वैल्यू आपके पास पहली आ रहा है तो पहला पेयर क्या आ गया, पॉजिटिव। दूसरे पेयर को देखते हैं। दूसरे पेयर में आपके पास ये पॉजिटिव करंट और ये आपके पास नेगेटिव। तो पहले पेयर में आपके पास पावर है, मैं ऐसे ही आपको बता देता हूं, पहले पेयर में पावर है पॉजिटिव, दूसरे पेयर में है पावर नेगेटिव, तीसरे में फिर पॉजिटिव, चौथे में फिर नेगेटिव। ये आपके पास पेयर्स बनते हैं। और ये पेयर कैसे बनते हैं, पहला पेयर देखें V नॉट I नॉट, V नॉट मल्टीप्लाई I नॉट, आपके पास जो आंसर आएगा P पॉजिटिव आएगा। पहले पेयर में V नॉट और I नॉट मल्टीप्लाई हो, तो आपके पास आंसर क्या आ गया, पॉजिटिव। दूसरे पेयर में देखते हैं, आपके पास दूसरे पेयर में यहां पे अगर आप देखें तो V आपके पास नेगेटिव वैल्यू है और I की आपके पास पॉजिटिव वैल्यू है पहले पेयर। दूसरे पेयर में तो आपके पास V तो पॉजिटिव है लेकिन I नेगेटिव है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव आपके पास फिर क्या आ गया, नेगेटिव। नेक्स्ट पेयर में देखते हैं, ये दोनों वैल्यूज, अगर आपने वैल्यूज के लिए इनका पॉइंट देखने हैं तो ये वाले पॉइंट भी देख सकते हैं, इसके ऊपर देख लें और इस जगह पे इन पॉइंट्स पे देख लें या इन पॉइंट्स पे वैल्यूज देख लें। तो आपके पास पॉइंट्स के मुताबिक फिर ये दोनों क्या आ गए, नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। फिर नेक्स्ट में आपके पास इस पेयर की बात करते हैं, करंट आपके पास ये पॉजिटिव है लेकिन करंट क्या है आपके पास, सॉरी ये तो दोनों नेगेटिव आ गए, इसमें वोल्टेज नेगेटिव थी, करंट पॉजिटिव थी। आखिरी पेयर में करंट क्या हो जाएगी, नेगेटिव। तो आपके पास क्या आंसर बनेगा, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव। तो पावर अगर मैं टोटल करूं तो टोटल रिजल्ट मेरे पास कितना आता है, 0। इसका ये मतलब कि पावर डेसिपेशन इन इंडक्टिव सर्किट या इन इंडक्टर इज 0। तो ये बड़ा 0 होगा। तो यहां पे आपका लेक्चर इंडक्टर का कंप्लीट होता है। देख लें, हमने बड़े अच्छे तरीके से समझ लिया है इसको। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं।